नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कोरल ड्रा एक उदाहरण है। तो कोरल ड्रा जो है वो डीटीपी का एक एग्जाम्पल है। डीटीपी का पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो कोरल ड्रा जो है वो एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है और आपसे यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि कोरल ड्रा क्या है। तो कोरल ड्रा जो है वो एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा जो है वो एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यानी डीटीपी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है MICR, माइकर में R का पूर्ण रूप क्या होगा। तो MICR का पूर्ण रूप अगर हम देखें तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी माइकर में R गोज फॉर रिकॉग्निशन, यानी R का अर्थ होता है रिकॉग्निशन। तो देखते हैं रिकॉग्निशन कहाँ है। तो रिकॉग्निशन है हमारे ऑप्शन ए में। तो यही पूछा जा रहा है कि MICR में R का पूर्ण रूप क्या होता है। तो MICR का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और इस माइकर में R का पूर्ण रूप होता है रिकॉग्निशन। R जो शब्द है वो रिकॉग्निशन के लिए आया है। R किसके लिए आया है? तो रिकॉग्निशन के लिए आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो हरमंदिर साहिब जो है वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हरमंदिर साहिब जो है ना वो पंजाब के अमृतसर में है। हरमंदिर साहिब की स्थापना सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव ने। एक बार फिर से ध्यान देंगे। हरमंदिर साहिब जो है वो पंजाब के अमृतसर में है। हरमंदिर साहिब की स्थापना सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने की थी। हरमंदिर साहिब की स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो जरा देखते हैं, इनमें से कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चिकित्सा, तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और अगर रविंद्रनाथ टैगोर को देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य, तो कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 के दौरान चलाई जाती है। पहली रेलगाड़ी जो है वो मुंबई से ठाणे के बीच चलती है। कहां से कहां तक चलती है? तो मुंबई से ठाणे के बीच। और जब पहली रेलगाड़ी चलती है उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। तो ध्यान रखेंगे, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 यानी 1853 में चलती है। पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है और जब पहली रेलगाड़ी भारत में चलती है उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। गवर्नर का नाम भी पूछ लेता है, इसलिए यह भी ध्यान रखना है। भारत के गवर्नर कौन थे जब भारत में पहली रेलगाड़ी चली? तो लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था। तो जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था। ध्यान देंगे, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी। यानी पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियां जो है वो आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें ताड़ पत्र भी कहा जाता था। ध्यान देंगे, पांडुलिपियां जो है वो आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, इसी के कारण इन पांडुलिपियों को ताड़ पत्र भी कहा जाता था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बना। तो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का जो समाचार पत्र है वो जेम्स अगस्टस हिक्की का बंगाल गजट है। जेम्स अगस्टस हिक्की का बंगाल गजट, यह पहली बार 1780 में प्रकाशित होता है और ये जो बंगाल गजट है यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ध्यान रखेंगे बंगाल गजट किस प्रकार की पत्रिका थी, तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया और भारत में पहली बार बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुई थी। तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की की साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट भारत की पहली समाचार पत्रिका थी और इसकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी, ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी। तो अगर आपसे पूछे कि जेम्स अगस्टस हिक्की की जो पत्रिका थी बंगाल गजट, इसकी भाषा क्या थी, तो जेम्स अगस्टस हिक्की की बंगाल गजट की भाषा अंग्रेजी थी, यानी यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी। तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से है। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से है और रानी रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय वंश की शासिका थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए। अगर आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं तो कई बार आप सही आंसर जानते हुए भी गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो अगर यहाँ देखें तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, नाना साहब। बरेली में खान बहादुर खां, खान बहादुर खान, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन रोहतक जो है वो विद्रोह का कोई प्रमुख केंद्र नहीं था। तो रोहतक विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था और यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र रोहतक नहीं था, रोहतक नहीं था। इन क्षेत्रों को भी, इन नामों को भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ से पूछ रहा है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि 1885 के कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है बंबई में, वो होता है बंबई में। इसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखेंगे इन तीनों चीजों को। 1885 का कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो होता है वो बंबई में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो यही पूछा जा रहा है कि 1885 के कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जब कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। तो कांग्रेस के गठन के समय भारत के जो वायसराय थे, तो कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखिएगा कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का गठन जब हुआ था उस समय इसकी पहली बैठक जो होती है वो बंबई में होती है और इस पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, और कांग्रेस के पहले बैठक में कुल 72 प्रतिभागी भाग लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे कायदे आजम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रदान की गई थी।
कायदे आजम की उपाधि जो है मोहम्मद अली जिन्ना को प्रदान की गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, कायदे आजम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रदान की गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, तो भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ है। जरा ध्यान देंगे, हमारा जो संविधान है उसमें एकात्मकता का कहीं से भी बोध नहीं होता, राजतंत्र नहीं है क्योंकि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है उसका चुनाव होता है, और राष्ट्रपति भी नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत अधिक, राष्ट्रपति जो है वो केवल कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ कि भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली, ध्यान देंगे, भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहां हो जाएगा संसदीय। हमारा जो संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ध्यान रखेंगे 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? तो मौलिक अधिकारों का पहला वर्ड है अ से अधिकार और अ से अमेरिका, इस तरह से याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, तो भारत में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, ध्यान देंगे, कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो ध्यान देंगे, 1704 से पहले बंगाल की राजधानी था ढाका। 1704 से पहले बंगाल की राजधानी था ढाका। 1704 में बंगाल के नवाब जो है वो मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाते हैं। ध्यान देंगे फिर से एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बनता है? तो 1704 से पहले बंगाल की जो राजधानी है वो ढाका हुआ करता था, लेकिन 1704 के बाद मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाई जाती है, और ये काम करते हैं मुर्शीद कुली खान। कौन करते हैं? तो मुर्शीद कुली खान 1704 में मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी कब बना, तो आपका आंसर होगा 1704। किसने बनाया? तो मुर्शीद कुली खान ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन को समर्थन दिया था? तो बंगाल विभाजन को समर्थन देने वाली पार्टी का नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन को समर्थन देने वाली पार्टी का नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इस पार्टी ने बंगाल विभाजन को समर्थन दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि कब दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। यही पूछा जा रहा है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन करने का श्रेय जाता है जॉर्ज विटेट को। गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन करने का श्रेय जाता है जॉर्ज विटेट को। जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में होती है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में की जाती है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।